हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप का मतलब ये होता है कि हमारी जो धरती है उसके क्या क्या रूप है। मतलब हमारी धरती कहीं से उठी हुई है, अगर वह 300 से 600 मीटर ऊंची उठी हुई है तो उसको हम पठार कहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी उससे भी ज़्यादा यानी कि 600 से ऊपर की ओर उठी हुई है तो उसे हम पर्वत या पहाड़ कहेंगे। और कुछ कुछ जगह हमारी जो धरती होती है वह नदियों से घिरी रहती है। इसी प्रकार वहाँ पर जो उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है तो उसे मैदान कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर वो क्षेत्र है वो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं। और जो एक तरफ हमारा राजस्थान है जिसमें संपूर्ण जो धरती है वह रेत से घिरी हुई है, किसी भी प्रकार की नदियाँ वहाँ पर नहीं होती है और ना ही वहाँ पे वर्षा होती है। और जो बीच में हमारा स्थित है उत्तरी मैदान, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार इसके आसपास फैला हुआ है, तो उसे उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि जो हमारा स्थल है उसके क्या क्या रूप है और उन सभी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय प्रदेश और द्वीप समूहों को इसको शामिल किया जाता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी नोट्स के लिए सिर्फ हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो धरातल का भाग है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ तो बाह्य रूप से होती है और कुछ आंतरिक रूप से चलती ही रहती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जो 8000 मीटर से ऊंचा एक पर्वत है जो कि 8848 मीटर ऊंचा है, जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से पर्वत होते हैं, कौन सा पठार होता है, कौन सी झील होती है, कौन सा मैदान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है पर्वत। तो ये ऐसे होते हैं पर्वत, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पूरे नुकीले भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये तो पर्वत है ये अलग अलग ऐसे खड़े हैं, लेकिन इनको पर्वत श्रृंखला नहीं कहेंगे बल्कि इनको पर्वत श्रृंखला कहेंगे, जो कि एक लाइन में एक के ऊपर ऐसे एक लाइन में स्थित होते हैं, उनको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। घाटी किसे कहा जाता है? जब मान लो यहाँ पे कोई भी पर्वत है और यहाँ पे कोई भी पर्वत है, फिर बाद में यहाँ पे कोई पर्वत है, तो इनके बीच का क्षेत्र जो नीचा क्षेत्र होता है उसको घाटी कहा जाता है। और इनको पहाड़ी कहा जाता है, जो कि कम ऊंचाई की होती हैं। जो नुकीले होते हैं उनको पर्वत कहा जाता है, जबकि जो कुछ कम ऊंचाई की होती है इस प्रकार से उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा है पठार। पठार एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन उसके जो ऊपर की भूमि होती है वे बिल्कुल सपाट और समतल होती है। जैसे कि यहाँ से इसको ऊपर उठा देते हैं, ये ऊपर तो उठ गया, लेकिन जो यहाँ की जो भूमि है इसकी वो पूरी सपाट होती है, तो इसे पठार कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ नदियाँ हैं जो बहती है, जैसे कि अधिकतर जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थान पहाड़ों से ही होता है। जैसे कि ये यहाँ पे एक नदी दी हुई है, ठीक है, तो इनका उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ों से ही होता है। लेकिन एक तो होती है एक मुख्य नदी होती है, लेकिन उसमें ऐसी छोटी
छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ होती हैं जो उसके अंदर आकर ऐसे ऐसे मिलती हैं, कोई इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो। तो ये जो नदियाँ आकर इनसे मिलती हैं ये इनकी सहायक नदियाँ कही जाती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ नदियाँ छोटी होती है, उनके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता, इसलिए वह एक प्रकार की झील का निर्माण कर देती हैं, या फिर कई बार नदियों को काट कर उनसे पानी लाकर झीलों का निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ उस क्षेत्र की जो पानी की उपलब्धता करवाया जा सके। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी नदियाँ होती है वह डेल्टा का निर्माण भी करती है। जो ये होता है ऐसा, जैसे कि नदियाँ जब लास्ट में ऐसे ऐसे हो जाती है तो इसको डेल्टा कहा जाता है। और इस कट के कारण जो हमारे ये छोटे छोटे इतने इतने जो घास के अलग अलग ये बन जाते हैं इनको वितरिका कहा जाता है। और यह नदी का मुहाना कहलाता है जहाँ से यह नदी आकर समुद्र में मिल जाती है। ये है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसको कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे कि जो हमारा भारत है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि वह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसको बोलते हैं स्थल संधि। अगर कोई भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अगर स्थल से संबंधित है, स्थल से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उनके बीच होगी स्थल संधि। अगर जल से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे होगी जल संधि। जैसे कि जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वह स्थल संधि से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। और इसके अलावा जो हमारा भारत है वह श्रीलंका से एक जल संधि से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पाक जल संधि। इसी प्रकार से जो अलग अलग द्वीप भी हमारे समुद्री मार्गों पर स्थित होते हैं, जैसे कि हमारे जो मालदीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है, ये सभी हैं जो अलग अलग द्वीप होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। इनको मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो हमने आंतरिक क्रिया के बारे में पढ़ लिया, जिससे से क्या होता है कि कई बार तो पृथ्वी ऊंची उठ जाती है, कई बार अंदर धंस जाती है। ठीक है। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, जो एक सतह होती है वह टूट कर दूसरी सतह से या तो अलग हो जाती है या फिर जो अधिक जल और वायु होती है उसकी वजह से वह उसका अपरदन कर देती है, जिसे वायु अपरदन भी हो जाता है कभी कभार जल अपरदन भी होता है। इनके जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है वह चलती रहती है। जो बाह्य प्रक्रिया होती है वह बाह्य स्थल से जुड़ी हुई होती है। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें फिर से निर्माण किया जाता है। दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, बर्फ, वायु के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर छोटा ऐसे, आधार चौड़ा ऐसे। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे तापमान कम होने लगता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ भी होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के भीतर है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। जो हिमालय और जो आल्प्स और एंडीज, जो हिमालय है वह तो एशिया में स्थित है, आल्प्स यूरोप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह एक श्रृंखला में स्थित है। पर्वतों की ऊंचाई
व आकार में भिन्नता होती है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। जो ये मोनाकी पर्वत है प्रशांत महासागर में, ये सागर के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, लेकिन फिर भी इसे नहीं गिना जाता। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को ही गिना जाता है। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, वलित, बरसोंस और ज्वालामुखी। जो वलित पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें हम हिमालय व अरावली को गिना जाता है, और आल्प्स को। जो अरावली पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। हिमालय व आल्प्स वृत्त पर्वत है, जिसकी सतह ऊपर खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, और इनकी ऊंचाई कम है, और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, कोई भी पर्वत हो गया, लेकिन अगर इसका कोई भी भाग टूट जाता है, अगर वह धरती में धंस जाता है, वह उससे पूर्ण रूप से अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बरसोत्स पर्वत। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हास्ट, और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की जो राइन घाटी है या फिर वोसेज पर्वत है, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यूरोप की राइन घाटी किसका उदाहरण है, तो बरसोंस पर्वतों का है। ये आप याद रखोगे कि कौन सा एग्जाम्पल है वो किसका है। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। जो ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, जो कि जिनसे लावा निकलता है। ज्वालामुखी के फूटने से जिन जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उनको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। है अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो फ्यूजियामा है, वह इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। और पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियां, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद और रेजिन की भी प्राप्ति होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण इस तरह से होता है, जो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। किनारों से निकलती हुई यहाँ से, जैसे कि ये मैग्मा यहाँ से जब निकलता है, तो ये पास वाली भूमि पर ऐसे ऐसे जमता चला जाता है, तो ये ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार यह जो साथ वाली सतह है वह काफ़ी ऊंची हो जाती है, तो एक पर्वतों का निर्माण कर देती है। अब हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पठार, जैसे कि जो हमारा तिब्बत का पठार है, वह सबसे अधिक ठंडा पठार है और सबसे अधिक विस्तृत भाग में फैला हुआ पठार है। इसके अलावा जो हमारा भारत है, उसमें बीच में जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे दक्कन का पठार स्थित है। इसके अलावा जो इस साइड है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, वह स्थित है। और इन पठारों से बहुत सारे हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है वह मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जो केन्या है, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ये मैंने आपको बोल दिया कि किस किस के एग्जाम्पल्स है, वो आप याद रखोगे। तंजानिया, युगांडा, केन्या का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का
पश्चिमी पठार। सब जो तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका के पठार सोना व हीरों के खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और जो भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात विस्तृत होते हैं। यह रमणीय स्थल होते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं क्योंकि यहाँ नदियों की ऊंचाई जो अचानक से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो पठार है ये काली मिट्टी जो लावा से निकलती हैं उससे निर्मित होते हैं, और यह जो काली मिट्टी होती है यह खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मान जाती है, और खास करके कपास की खेती के लिए कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हम कुछ मैदानों के बारे में पढ़ेंगे कि मैदान क्या होता है। तो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित भी होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान व चीन में जो यांगत्से नदी है उसके मैदान है जो महत्वपूर्ण है। ये जो मैदान होते हैं वह रहने के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। अधिक जनसंख्या निवास करती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में जो गंगा का मैदान है वह देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप और लोग की विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनके हिसाब से लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन अधिक कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सरल हो जाता है। मैदानों में जो फसलें हैं उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर तो होता ही है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों से बच सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह उपयोगी है, तो इसलिए हमें उनके लिए भी यह एक सुरक्षित रखना चाहिए। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया था। ये क्वेश्चंस हैं, हम वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत है, पठार है और मैदान है। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? तो पर्वत होते हैं वह तो 600 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। जो पठार होते हैं वह 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान होते हैं।
इसके अलावा जो पर्वत होते हैं उनकी जो जो आधार होता है वह चौड़ा होता है, ऊपर से वह नुकीले होते हैं, लेकिन जो पठार होता है वह ऊंचा वो क्षेत्र होता है, लेकिन उसका शिखर होता है वह बिल्कुल सपाट होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वतों के 3 प्रकार हैं। एक तो ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा होता है वलित पर्वत और तीसरा होता है बरसोत्स पर्वत। तो मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो यह पर्वत होते हैं जो मनुष्यों को गोंद, रेजिन, ईंधन, चारा आदि संसाधनों की उपलब्धि कराते हैं। और इसके अलावा जो पर्वत होते हैं वहाँ पे अनेक प्रकार के रमणीय स्थल भी होते हैं, जहाँ पे लोग अक्सर अपने मनोरंजन के लिए घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बेसिकली जो मैदान होते हैं उनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है, या फिर नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जो उसके अलावा वहाँ पे जो पत्थर होते हैं और जो मिट्टी होती है वह इन नदियों के द्वारा अपने साथ भागकर लाई जाती है और वहाँ पे एक स्थान पे जमा कर दी जाती है। तो वहाँ पे धीरे धीरे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होने लग जाता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो मैदान निर्मित किए जाते हैं, उन मैदानों में जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है वह खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जो भी कृषि की जाती है उसका उत्पादन भी अच्छा हो जाता है और उनसे अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वह इन मैदानों की तरफ अधिक आकर्षित होते रहते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, ऐसा क्यों होता है? जो पर्वत होते हैं वहाँ पे कोई भी संसाधन उपलब्ध अच्छे से नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे जो मनुष्यों का आवागमन होता है वह भी बहुत मुश्किल होता है, और जो यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है और ना ही हम यहाँ पे कृषि कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोग होते हैं वह इनके तरफ कम आकर्षित हो पाते हैं। अब सही उत्तर का चयन करना है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो किस चीज़ों में भिन्न होते हैं? तो ऊंचाई में हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? तो यह है भारत में। जो यांगत्से नदी है वह कहाँ पे है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है आल्प्स है। खालिस्तान बनना है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको मैदान कहा जाता है। हिमालय एवं आल्प्स किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो यह वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। खालिस्तान क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, तो यहाँ पे पठार आएगा कि पठारों में खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है। अब है पर्वतों का क्रम, तो क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। इसके अलावा जो खालिस्तान क्षेत्र है कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं मैदान। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस चैप्टर में हमने जिन जिन भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखोगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओगे कि जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, क्योंकि यह एक श्रृंखला के रूप में है। तो अब ये बताओगे कि आप ये कहाँ तक फैली हुई है और इसे कितने भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।